एक गलत अवधारणा इतिहास से सर्जित हुई, जो इतिहास हम लोग पढ़े हैं कि पहला साम्राज्य मुगल साम्राज्य बनने के बाद ही हुआ। ऐसा नहीं है। इस देश में कम से कम 30 ऐसे साम्राज्य हैं जिन्होंने 200 साल से ज्यादा राज किया और बहुत अच्छे तरीके से राज किया। वो मुंह जबानी बताया जा सकता है। क्या हमारे इतिहास के विद्यार्थी और प्राध्यापक इस पर रिसर्च कर कर लिख सकते हैं क्या? सन 57 के पहले और सन 57 के बाद कभी भी इस देश के किसी भी कोने ने अंग्रेजों को स्वीकारा नहीं है। एक एक इंच जमीन के लिए उनको संघर्ष करना पड़ा है, लड़ना पड़ा है। ये क्या संघर्ष नहीं है आजादी बरकरार रखने का, आजादी को बचाकर रखने का? इसको क्या इतिहास में स्थान नहीं मिलना चाहिए? ढेर सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने सन 57 की क्रांति के लिए कुछ न प्राप्त होने की स्थिति में भी ये लड़ाई लड़ी। और मैं मानता हूं कि सन 57 की लड़ाई ने ही इस देश की जनता के मन में स्वराज के संस्कार शिवाजी महाराज के बाद पहली बार डालने का अगर कोई एक प्रयास ने काम किया तो 1857 की क्रांति ने किया। और वहीं से हमारी आजादी की लड़ाई की भूमिका वहीं से शुरू, इसकी नींव वहीं से डली गई। चाहे सशस्त्र क्रांति का इतिहास देखो या कांग्रेस का अहिंसक आंदोलन देखो, इसकी नींव ढूंढने जाएंगे तो 1857 की क्रांति के अंदर से ही निकलेगा। सशस्त्र क्रांति के इतिहास को छुटपुट व्यक्तिगत प्रयास बताया जाता था। ये पुस्तक पढ़ने के बाद आप सबके मन में स्पष्टता हो जाएगी, ये छुटपुट व्यक्तिगत प्रयास नहीं था। बहुत अच्छे तरीके से एक सोच के आधार पर किया गया सामूहिक प्रयास था, परंतु संख्या कम थी इसलिए छुटपुट दिखाई पड़ा। क्योंकि सशस्त्र क्रांति करने के लिए कोई भी बड़े से बड़ा डर जाएगा, अंततोगत्वा एक घटना के अंदर ही होगा। और जब घटना का पर्दाफाश होता था तो बाकी सारे लोगों का अदृश्य हो जाना रणनीति का हिस्सा था। जो कोई भी हमें भाषण देना आता है उसको एक बार सेल्यूलर जेल की मुलाकात करा देनी चाहिए। अनेक प्रकार के देश के अनेक हिस्सों से पकड़े गए स्वतंत्र सेनानी क्रांतिवीरों को एक ही जगह पे रखा गया। और अगर सेल्यूलर जेल के अंदर जो क्रांतिवीरों की सूची है उसको भी आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा आइसोलेटेड प्रयास नहीं था। पूरे देश का नक्शा वहीं पर बन जाता है। वो जेल में आज भी एक महिला कर्मी है, उसने हर जेल से आए हुए आजादी के लड़ाकों का नाम लिया, प्रदेश दिया और उसको जोड़कर पूरे भारत का नक्शा बनाया। एक भी प्रदेश बाकी नहीं। भारत के हर प्रदेश से कोई न कोई कभी न कभी सेल्यूलर जेल के अंदर गया है। सेल्यूलर जेल में वो ही जाते थे जिनको मारने से ज्यादा नुकसान होता था। कोई उसको जिंदा रखने के लिए नहीं भेजते थे और जिंदा रखने का कोई मतलब ही नहीं रहता था, ऐसा जीवन वहां देते थे। तो इतना बड़ा प्रयास करने वाले व्यक्ति हर प्रदेश से आए, वो ही बताता है कि सशस्त्र क्रांति आइसोलेटेड एफर्ट्स नहीं था, व्यक्तिगत पराक्रम नहीं था, एक सोची समझा आंदोलन था जो देश को आजाद करने का बहुत अच्छा प्रयास था। मित्रों, मैं स्पष्टता से मानता हूं कि इस देश को आजादी दिलाने में साहित्यकारों का भी बड़ा योगदान है। देश के किसानों का भी, अनेक किसान आंदोलनों के जरिए अंग्रेज हुकूमत को हिलाने का उन्होंने काम किया, जन जागृति की, इसका भी बड़ा योगदान है।
देश के हर कोने में फैले हुए हमारे जनजातीय समाज, आदिवासियों ने, ट्राइबल्स ने, अपनी परंपरा को हम प्रदूषित नहीं होने देंगे, इसलिए अनेक जगह पे अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र उठाए, लड़े, मरे। सन 57 के पहले भी सबसे पहली लड़ाई अगर कोई लड़ा था तो आदिवासी ही लड़े थे। बहुत लेट कांग्रेस पार्टी ने एक अहिंसक आंदोलन भी शुरू किया, जिसमें पूर्ण स्वराज बहुत देरी से आया, मैं बताता हूं उसके बारे में बाद में। और सशस्त्र क्रांतिकारियों ने भी दुनिया भर की अनेक घटनाओं से प्रेरणा लेकर एक भगीरथ प्रयास किया था। हो सकता है कई घटनाओं का आप एनालिसिस करोगे तो आंदोलन असंगठित दिखेगा, परंतु वो देशभक्ति से प्रेरित था और सभी का लक्ष्य एक ही था, देश को आजाद कराना, अंग्रेजों को देश से निकालना। और आप इस पुस्तक को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा 1923 में ही सचिंद्रनाथ सन्याल ने भारत को रिपब्लिक बनाने का लक्ष्य रखा था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन्होंने हाथ में हथियार उठाए थे वो स्वभावगत हिंसक नहीं थे, परंतु अंग्रेज के हाथ में बंदूक थी, इसलिए इसके सामने लड़ना ये हिंसा देश को आजादी दिलाने का एक जरिया बनाया था। कांग्रेस ने 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी और हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी HRA ने न केवल पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा, परंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की भी वकालत उसी वक्त करती थी। मैं उनकी दूरदर्शी का परिचय हो, इसके लिए आपको ये बात बताता हूं। उस वक्त कांग्रेस के अधिवेशनों में मताधिकार की चर्चा तो थी ही नहीं। आजादी कितनी मात्रा में अंग्रेजों से नेगोशिएशन कर प्राप्त की जाए, इसकी चर्चा चलती थी। परंतु उस वक्त न केवल संपूर्ण आजादी, हर वयस्क को मतदान, मताधिकार, इसकी भी चर्चा की। और 20वीं सदी में ही शुरुआत में 1909 में वीर सावरकर ने कहा था, अगर सशस्त्र क्रांति को सफल होना है तो इसका अखिल भारतीय स्वरूप तय करना पड़ेगा। और उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना इसी के लिए की थी। और देश आजाद होने के बाद अभिनव भारत को बंद करने वाले भी वीर सावरकर ही थे कि अब अभिनव भारत का उद्देश्य समाप्त हो गया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इसको छुटपुट प्रयास कर हमने ये महान प्रयास का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए। इसको किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत देशभक्ति कहकर, व्यक्ति की व्यक्तिगत देशभक्ति ही अपने आप में बहुत महान होती है, परंतु एक समूह एक विचारधारा के तहत देश को आजाद कराने का प्रयास कर रहा था, उसको हमें समझना भी पड़ेगा, स्वीकारना भी पड़ेगा और प्रचारित भी करना पड़ेगा। सिर्फ समझने से कुछ नहीं होगा, उसको मन से स्वीकारना पड़ेगा कि मेरे देश को आजाद कराने के लिए ढेर सारे लोगों ने अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान कर दिया। कई बार घर की कुकरी हो गई, कई बार परिवारजनों को जेल में डाल दिया, कई सालों तक कोई अंडमान निकोबार के काला पानी की सजा भुगतता रहा, कई लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए। और इस प्रयास को हम व्यक्तिगत प्रयास नहीं कह सकते, इसको विफल प्रयास भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसी के आधार पर हर जगह पे देश में आजादी की चेतना जागृत होती गई, दृढ़ीभूत होती गई।
और परिणाम लक्षित दिशा में आगे बढ़ती गई। इन्होंने आजादी की चेतना को जागरूक भी किया, उसको दृढ़ भी किया और चैनलाइज कर एक दिशा में ले जाने का काम भी ये सशस्त्र क्रांतिवीरों ने किया है। ये हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। उनका नेटवर्क जर्मनी, सिंगापुर, आयरलैंड, कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड में भी नेटवर्क फैलाकर इन लोगों ने काम किया।